नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में जब हमारे स्टॉक जो पोर्टफोलियो में है स्टॉक्स है उनका प्राइस गिरना शुरू हो जाए तो। क्योंकि देखिए स्टॉक गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण से स्टॉक गिर जाता है हमारा जो पोर्टफोलियो में है। तो उसके साथ-साथ जो वोलेटिलिटी है यानी कि जो प्राइस में उतार-चढ़ाव है मार्केट में, वो उसका एक अहम हिस्सा है और उसको हैंडल करना हमें आना ही चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब क्या है कि रोज़ प्राइस ऊपर जाएगा, रोज प्राइस नीचे जाएगा किसी ना किसी स्टॉक का, तो उसको देख के हमें ना ही ज़्यादा घबराना है और ना ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना है कि अगर हमारे जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसका प्राइस गिर गया और उसका प्राइस बढ़ गया तो इसीलिए हमें लॉजिकली डिसीजन लेना आना चाहिए कि क्यों हमारा स्टॉक गिरा है, हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या वजह है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिर रहा है और क्या हमें उस सिचुएशन में करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ और सीधा बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। तो पहली सिचुएशन जिसमें प्राइसेस गिर सकते हैं वो है कि प्राइसेस आर फॉलिंग बिकॉज होल मार्केट इज फॉलिंग ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी स्टॉक का जब प्राइस पूरे मार्केट के साथ गिरने लगे या फिर पूरे सेक्टर का प्राइस जो है वो गिरने लगे किसी एक कारण की वजह से, यानी कि कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया खराब, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए या कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गई, जैसे कि रिसेंटली हमारा रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या फिर कोविड जब आया था तभी पूरा मार्केट गिरा था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। अभी जो है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है उस वजह से पूरा मार्केट गिर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हमारी कंपनी अच्छी है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर उसमें ग्रोथ है या इन फ्यूचर ग्रोथ आ सकती है, तो इस सिचुएशन में हमें उस स्टॉक को और खरीदना चाहिए, ना कि घबरा के बेचना चाहिए। तो अगर हमारी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है यानी कि उस पर डेट कम है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, उसमें जो उसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अच्छे हैं, उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और उसमें ग्रोथ आ सकती है या ग्रोथ चल रही है लगातार, तो उस सिचुएशन में हमें उस स्टॉक को और खरीदना चाहिए। वहीं अगर कोई ऐसी कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो में जिसमें ग्रोथ तो है लेकिन उसका जो फंडामेंटल्स है वो उतने स्ट्रांग नहीं है, यानी कि कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी उतना अच्छा है नहीं, या कंपनी लगातार इक्विटी जो है उसको डाइल्यूट कर रही है, या कंपनी लगातार और कर्ज उठा रही है, तो ऐसी कंपनी का जो स्टॉक है उसे हमें बेचना चाहिए। क्योंकि ऐसी जब खराब न्यूज आती है तो जो फंडामेंटली वीक कंपनीज होती है उनका स्टॉक प्राइस सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से गिरता है। वहीं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है उनका प्राइस एक लेवल के बाद आके गिरना बंद हो जाता है और बहुत जल्दी जब ये साइकिल घूमता है तो रिकवरी में सबसे पहले वही कंपनी पार्टिसिपेट करती है जिनकी अर्निंग होती है और जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है। तो इन शॉर्ट, जब पूरी मार्केट के साथ आपके स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फंडामेंटली वीक है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसे और खरीदें, अगर फंडामेंटली वीक है तो उसे बेचें और जल्दी से जल्दी निकलें और कहीं और उस कैश को डिप्लॉय करने की कोशिश करें। तो सिचुएशन टू जब प्राइस गिरते हैं वो ये है कि अगर आपका स्टॉक प्राइस गिर गया है किसी एक्सटर्नल फ्रॉड की वजह से, यानी कि योर स्टॉक इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ अ फ्रॉड डिस्कवर्ड। तो अगर आपका स्टॉक प्राइस आपका जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है सिर्फ वो गिर रहा है और पूरा मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है और जिस सेक्टर में वो कंपनी ऑपरेट करती है वो पूरा सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि स्टॉक क्यों गिर रहा है। अगर तो स्टॉक किसी फ्रॉड और या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इशू की वजह से गिर रहा है तो उस सिचुएशन में आपको जल्द से जल्द उस स्टॉक को बेचना है और अपना जो बचा हुआ कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि अगर आप लॉसेस में भी हो, यानी कि अगर आपने 100 रुपए में वो स्टॉक लिया, वो अगर आज 80 का हो गया या 70 का हो गया, तो आप उसको बेच के निकल जाएं, क्योंकि जो बाकी के 60 70 या 80 रुपए हैं आपके वो बचाने आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, रादर देन कि आप अपना जो लॉस है उसको उसी कंपनी से रिकवर करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि आप उस स्टॉक से जिससे आपने पैसा गवाया है, बहुत ही कम चांस है कि आप उसी स्टॉक से अपना पैसा रिकवर कर सकेंगे। तो आपको रिकवरी के लिए किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, उस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके। तो अब अगर आप देखें इस सिचुएशन में जैसे यस बैंक के केस में हुआ था, जब फ्रॉड डिस्कवर हो गया, जब स्टॉक वहां से 40-50% गिरा ऊपर से, जब जिन लोगों ने वहां पे भी नहीं बेचा वो आज 80-90% के लॉस पे बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपको दिखे कि आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड डिस्कवर हुआ है या कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इशू एकदम बाहर आया है, तो उस सिचुएशन में आप ये ना देखें कि मैंने 100 में खरीदा था तो अब आज 80 पे है तो 100 पे जाएगा फिर ही बेचूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम चांस होता है। क्योंकि वो 80 जो है वो हो सकता है कि 6 महीने बाद या 2 महीने बाद वो 40 रह जाए या 30 रह जाए या 20 रह जाए। तो सबसे पहला काम आपको, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन दिखती है जिसमें कंपनी के खिलाफ कोई फ्रॉड आ गया या कोई उसका बिजनेस मॉडल फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया,
तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको जो करना है वो है अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना जो आपका बचा हुआ है। उसके बाद आपको देखना है कि किसी और अच्छी कंपनी देख के उसमें वो कैपिटल इन्वेस्ट करें, ना कि उस कंपनी से रिकवर करने की कोशिश करें जिसमें आपका वो कैपिटल लॉस हुआ है। तो इसीलिए जब भी आपका स्टॉक प्राइस गिर रहा है, मार्केट अच्छा कर रहा है, उसका जिस सेक्टर में स्टॉक ऑपरेट करता है, कंपनी ऑपरेट करती है, वो अच्छा कर रहा है, तो आपको देखना है अगर तो कोई फ्रॉड और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो आप जल्द से जल्द अपना स्टॉक बेचें, ना कि उसको रिकवर करने की कोशिश करें वहां से। सिचुएशन 3, बाय इफ द स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंपनी। तो कई बार क्या होता है कई सिचुएशंस में कि जब कंपनी का जो रॉ मटेरियल कंपनी यूज करती है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका दाम बढ़ने की वजह से टेम्पररी पीरियड के लिए कंपनी के जो मार्जिन है वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है अगर कोई कंपनी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो पास ऑन भी कर सकती है कस्टमर को, तब भी वो 3 6 या 1 महीने 3 महीने या 6 महीने के लैग से पास करती है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो सामान उसने बेचा होता है वो पहले रेट के हिसाब से बेचा होता है, जो नया सामान बेचती है वो कई बार 3 से 6 महीने लग जाते हैं वो इन्वेंट्री क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर कंपनी नया सामान बेचती है। तो वो एक लैग आ जाता है उतने उतने में जो उसके मार्जिन है वो डिप्रेस हो जाते हैं उतने पीरियड के लिए। तो इस सिचुएशन में कई बार मार्केट काफी धुलाई पिटाई कर देती है ऐसे स्टॉक्स का। लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है उसका रॉ मटेरियल जो है वो सिक्लिकल है, जैसे कि क्या अगर कंपनी क्रूड ऑयल का यूज कर रही है या फिर कोल का यूज कर रही है या फिर और किसी ऐसे सिक्लिकल आइटम का यूज कर रही है जो मैन्युफैक्चरिंग में वो यूज करती है, तो उसका प्राइजेस बढ़ने से आपको ज्यादा टेंशन में नहीं लाना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वो जो प्राइस है वो आज नहीं तो कल नीचे आ जाएंगे। और वहीं अगर आपकी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है और वो इन इन जो सिक्लिकल जो इनपुट है उसका यूज कर रही है, तो वो पास ऑन कर देगी। और उसके बाद होगा क्या कि जब प्राइजेस नीचे आएंगे रॉ मटेरियल के, तो वो प्राइजेस अपने नहीं घटाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल ले लें या नेस्ले का एग्जांपल ले लें या एशियन पेंट्स का एग्जांपल ले लें, तो इनके काफी सारे जो इंग्रेडिएंट्स जो ये यूज करते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो सिक्लिकल है। तो उनका जब प्राइस बढ़ता है तो ये अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हैं, लेकिन जब उन आइटम्स का प्राइस गिरता है तो ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम नहीं करते। तो उस सिचुएशन में इनको डबल बेनिफिट होता है जब प्राइजेस कम होते हैं रॉ मटेरियल के। तो अगर आपकी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है और वो जो इनपुट कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको पास ऑन कर सकती है अपने एंड यूजर्स को, तो उस सिचुएशन में आपको इनपुट प्राइसेस या फिर यानी कि रॉ मटेरियल प्राइसेस के बढ़ने से घबराना नहीं है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपकी कंपनी आपको सस्ते दाम पे मिल रही है, यानी कि और कम प्राइस पे आप उस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप उस कंपनी को और खरीद सकते हैं अगर आपके पास कैश है तो। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो इस सिचुएशन में आप घबराएं ना और उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखे रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 साल में वो कंपनी का स्टॉक प्राइस रिकवर कर जाएगा वहां से। नंबर 4, सेल इफ द स्टॉक इज ओवरवैल्यूड एंड ओवर ओन्ड व्हेन द ग्रोथ स्लोज डाउन। यानी कि अगर आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, यानी कि मे बी 70 80 90 या 100 के पी रेशियो पे, और साथ ही साथ बहुत ही लगभग लगभग हर एक ही इंसान उस कंपनी को स्टॉक को ले चुका है, जैसे कि भारत में काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, यानी कि HDFC बैंक हो गया या फिर आप एशियन पेंट देख लें, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देख लें। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये सबके फेवरेट है, यानी कि सबके पोर्टफोलियो में लगभग ये स्टॉक्स हैं। और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में अगर उनकी ग्रोथ कम होती है, जैसे कि हमने अब HDFC के केस में हम देख रहे हैं कि उसमें जैसे 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 उसकी ग्रोथ कम हो रही है, उसका जो स्टॉक है वो धीरे धीरे डी रेट कर रहा है। तो हमने पिछले अगर हम 3 4 साल का देखें तो HDFC के जो रिटर्न है वो बहुत ही कम रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में अगर आपका स्टॉक पहुंच गया, यानी कि बहुत ही ओवर वैल्यूड है, वो 70 80 90 100 के पी पे ट्रेड कर रहा है या फिर 2 3 4 या 5 टाइम बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, अगर वो NBFC या बैंक है तो उस सिचुएशन में आपको स्टॉक को बेचना है। क्योंकि अगर वो ग्रोथ स्लो डाउन होता है, सॉरी, अगर ग्रोथ स्लो डाउन होता है तो ही आपको स्टॉक को बेचना है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो वो उस ओवर वैल्यूएशन को तभी सस्टेन कर सकता है जब वो एक अच्छे रेट से ग्रो कर सके, यानी कि कम से कम वो 20 25% की ग्रोथ दिखाएगा, तभी वो ओवर वैल्यूएशन जो ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन है उसको सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ जो है वो 12 15 16% की आ जाती है, तो वो जो 70 80 का पी है वो डी रेट होकर बहुत जल्द 40 45 तक पहुंच जाएगा, यानी कि सीधा सीधा स्टॉक 50% करेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वो क्वालिटी कंपनी है जैसे कि मैंने अभी नाम बताए, एशियन पेंट, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, अगर ऐसी क्वालिटी कंपनी है तो वो हो सकता है टाइम करेक्शन में चला जाए, यानी कि हो सकता है 3 4 साल तक स्टॉक बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट में चला जाए।
और बिल्कुल भी अपने रिटर्न इन्वेस्टर को रिटर्न ना दे। तो कभी भी अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड और ओवर ऑन सिचुएशन में पहुंच गया है और जहां पे उसका ग्रोथ भी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उस सिचुएशन में भी आप अपना स्टॉक बेच के उस कैश को कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की 4 ऐसी अलग-अलग सिचुएशंस की जिनमें स्टॉक प्राइस गिरते हैं और उनमें हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इन सिचुएशंस के अलावा और भी काफ़ी सारी सिचुएशंस होती है जिनमें स्टॉक प्राइस गिरता है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको ये असेस करना है कि स्टॉक प्राइस जो गिर रहा है, क्या वो टेम्पररी रीज़न की वजह से गिर रहा है या फिर परमानेंटली कोई प्रॉब्लम आ गई है कंपनी में, या कोई एक्सटर्नल ऐसा एनवायरनमेंट आ गया जिससे कि स्टॉक प्राइस आने वाले समय के लिए और ज़्यादा गिर सकता है। तो आपको ये खुद असेस करना है और हर एक इंडिविजुअल सिचुएशन को आपको अलग से देखना है कि अगर कोई अर्निंग कंपनी की गिरी है तो उसका रीज़न क्या है? क्या वो टेम्पररी रीज़न है कि इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से मे बी 1-2 क्वार्टर या हो सकता है पूरा 1 साल फाइनेंशियल ईयर उसकी अर्निंग कम आएगी। तो ऐसी सिचुएशन को आपको खुद असेस करना है और उसके बाद आपको ये भी असेस करना है कि जिस वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, उस प्राइस में क्या फैक्टर्ड इन था कि क्या कंपनी को जो मार्केट है उतनी प्रीमियम वैल्यूएशन दे रही है कि कंपनी से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 20, 25, 30% की ग्रोथ दिखाएगी, या फिर वो सिर्फ नॉर्मल से वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी जहाँ पे कि मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 12, 15, 16% की के आसपास जो है वो अर्निंग ग्रोथ दिखाती रहेगी। तो ये सब आपको खुद एहसास करना है और आपको खुद देखना है जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि क्यों प्राइस गिर रहे हैं और क्या रीज़न है कि टेम्पररी है कि परमानेंट है। तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आपको स्टॉक को खरीदना है या स्टॉक को बेचना है, क्योंकि हर एक गिरावट की वजह से आपको स्टॉक बेचना भी नहीं है और हर एक गिरावट में आपको स्टॉक खरीदना भी नहीं है, क्योंकि अगर गिरावट कोई परमानेंट रीजन की वजह से हुई है तो वो स्टॉक आपको नहीं पता कि वहां से कितना और करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई बिजनेस मॉडल खराब हो गया कंपनी का, या कोई फ्रॉड डिस्कवर हो गया, या फिर कोई ऐसा परमानेंट रीजन आ गया जिसकी वजह से इन फ्यूचर कंपनी के जो मार्जिन है वो परमानेंटली डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में आपको स्टॉक बेचना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि क्या हमें करना चाहिए जब स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। तो आप खुद असेस कर सकते हैं इन फ्यूचर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।